ये सभी प्रश्न उत्तर 2025 के नए पैटर्न पर आधारित है और आप सभी को ये सभी प्रश्न सीधे 2025 के बोर्ड परीक्षा में ही देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, आप सभी समझ गए होंगे। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बता दिया है ये सभी प्रश्न 2025 के नए पैटर्न पर आधारित है। देखो, यहाँ तक तो मैंने आप सभी को समझा दिया। पढ़ना ना पढ़ना ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आप सभी को सिर्फ समझाना और पढ़ना आपको पड़ेगा। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। एक बार फिर से बोल देता हूं, जितने भी बच्चे 2025 में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देंगे यानी कि फाइनल एग्जाम देंगे, वो बच्चे इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए आज का इस वीडियो से करीब 10 नंबर पक्का आ सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए। मैं हूं आपका अपना प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, एकदम बिहारी स्टाइल में हम सभी पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहले आप सभी प्रश्न को समझना। ठीक है, मैं आप सभी को एक बार फिर से बोल देता हूं, आप सभी अच्छे से क्लास कीजिएगा। ठीक है, क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो पछताइएगा। ठीक है, थोड़ा दिक्कत सिक्कत पढ़ लो भाई, पढ़ लो। ठीक है, चलिए, प्रश्न क्या है सबसे पहला, संविधान द्वारा। ठीक है, अच्छे से देखो, संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, देखो, बहुत बच्चे को तो मालूम है। ठीक है, करीब 80%, यहाँ देखो मैं लिख देता हूं, करीब 80% बच्चे को तो मालूम है इस प्रश्न का राइट आंसर। लेकिन आप सभी क्या करते हो एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जल्दबाजी में गलत आंसर टिक मार देते हो। ठीक है, गलत आंसर आप सभी टिक मार देते हो जल्दबाजी में। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आप सभी को तीन घंटा करीब 3 घंटा 15 मिनट का आप सभी को समय मिलेगा। ठीक है, एग्जाम आते आते मैं आप सभी को सारी बातें बता दूंगा। ठीक है, आप सभी टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो। ठीक है, अगर मेरे से जुड़े हो तो आप सभी को सारी बातें पता चलेंगे, हिंदी इंग्लिश सब कुछ के बारे में। ठीक है, चलिए देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है संविधान द्वारा। ठीक है, अच्छे से देखो, संविधान द्वारा। ठीक है, संविधान द्वारा हमारे प्यारे भारत देश के संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, अच्छे से बोलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा हिंदी भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, हिंदी भाषा को संविधान द्वारा राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आप सभी को 1 नंबर का आंसर याद हो गया, एकदम बिहारी स्टाइल में, एकदम टिप्स एंड ट्रिक्स हम सभी पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछेगा 2025 के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, चलिए, संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हिंदी भाषा। ठीक है, मेरे घर के बगल में इतना गाड़ी घोड़ा चलता है, मेरा कान पक जाता है। ठीक है, आप सभी को पढ़ाने में भी दिक्कत होता है। ठीक है, खैर आप सभी को गाड़ी घोड़ा की आवाज पर डिपेंड नहीं करना है, आप सभी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब रखना है। ठीक है, चलिए, 1 नंबर का प्रश्न आप सभी को याद हो गया। चलिए, क्वेश्चन क्या 2 नंबर में, एक सेकंड रुकिएगा। निम्न में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। ठीक है, ये सभी प्रश्न बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। ठीक है, देखो, एक बच्चे कमेंट किया था, सर निम्न मतलब और निम्नलिखित मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो, निम्न और निम्नलिखित बात एक ही होता है। ठीक है, ये बात आप सभी को मैं बोल रहा था इनसे पिछले वाली वीडियो में भी। ठीक है, निम्नलिखित में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। क्या आप सभी को मालूम है निम्नलिखित में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। ठीक है, मैंने कम्युनिटी भी पोस्ट किया था, बहुत बच्चे का सही आंसर आया था। ठीक है, इसका भी आप सभी का सही आंसर है, लाइव क्लास रहता तो काफी मजा आता। ठीक है, निम्नलिखित में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, जी आप सभी का सही आंसर है इंदिरा गांधी का। ठीक है, निम्नलिखित में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी का, याद रखेगा आप सभी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप सभी को जरूर पूछा जाएगा 2025 के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, खैर मेरा काम है आप सभी को समझाना, एग्जाम में आप सभी को लिखना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, एकदम बिहारी स्टाइल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। ठीक है, बताओ, बहुत ही खास क्वेश्चन है। भारत, ठीक है, हमारे प्यारे भारत देश जिसे हम सभी इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 1945 में, 1946 में, 1948 में या फिर 1949 में। ठीक है, एकदम आसान, एकदम मतलब क्या मेरा मतलब है एकदम आसान। ठीक है, एकदम आसान हम सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा दिक्कत सिक्कत पढ़ लो। ठीक है, थोड़ा दिक्कत से तो लेकिन आप सभी अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, एकदम आराम से आप बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पहले प्रश्न को देखो, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, मालूम है आप सभी को 3 का राइट आंसर क्या होगा, जी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, 1945 में। ठीक है, आप सभी कमेंट करो। ठीक है, आप सभी कमेंट करो अगर आप सभी को मालूम है तो। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, 1945 में। ठीक है,
3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1945 में, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 4 नंबर में, अगर आप सभी इनसे पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में भी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को बताया गया है, ठीक है। और वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। देखो आप सभी के मन में एक क्वेश्चन जगता होगा, सर आप तो नए यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो, आपको कैसे मालूम है कि यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखो मैं आप सभी को अपने अनुभव पे पढ़ाता हूं, ठीक है। अभी पार्ट 3 में मैं तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। अभी पार्ट 3 का मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं आप सभी को अपने अनुभव पर पढ़ाई कराता हूं, ठीक है। चलिए आगे आपकी मर्जी है, यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लाखों टीचर है, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आपका समझना वहां कहां पर बेहतरीन है, ठीक है। सभी टीचर का समझाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, बताओ। मालूम है आप सभी को, बच्चों के अधिकारों के लिए, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के लिए अधिकारों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनिसेफ या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अच्छे से देखो क्वेश्चन को, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, बताओ। 4 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूनिसेफ होगा, ठीक है। यूनिसेफ, ठीक है, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 5 नंबर में, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, बताओ। बोले अच्छे से क्वेश्चन को देखो, मानवाधिकारों की, ठीक है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, ठीक है। चलो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन 1945 में, दूसरा ऑप्शन 1947 में, तीसरा ऑप्शन 1949 में, चौथा ऑप्शन 1948 में, ठीक है। समझ गए। एक बार आप सभी को फिर से देखा देता हूं क्वेश्चन था 5 नंबर में, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, ठीक है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, ठीक है। एकदम आराम से, ठीक है, एकदम मतलब मेरा मतलब है एकदम धीरे धीरे हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी, 5 नंबर में यही प्रश्न था, ठीक है। आप सभी को कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1948 में, ठीक है। 1948 में, मेरा मतलब है 10 दिसंबर 1948 में, ठीक है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। चलिए यहां तक याद हो गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन क्या 6 नंबर में, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताओ। विश्व बैंक की स्थापना, पूरे पृथ्वी पर जो बैंक की पहली बार स्थापना हुई थी वो कहां पर हुई थी, मालूम है आप सभी को। और सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है, ब्रिटेन में, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना 1946 में, 45 में, 44 में, 48 में क्या होगा, बताओ। ये सभी क्वेश्चन आप सभी को पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी को बार बार बोलता हूं, दिक्कत लेकिन पढ़ लो, ठीक है। आप सभी को मेरा आवाज थोड़ा सा दिक्कत सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ लो। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताओ। ब्रिटेन में सबसे पहले, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर सबसे पहले ब्रिटेन में बैंक की स्थापना हुई थी, लेकिन कब हुई थी, ऑप्शन नंबर सी होगा 1944 में, याद रखना आप सभी, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में यानी कि ब्रिटेन में हुई थी सबसे पहले, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कोई भी आप सभी को ये सभी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे, बहुत ही खास क्वेश्चन है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे, हेमवंती नंदन लाल बहुगुणा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, आप सभी को बिहार बोर्ड कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन में सुंदर लाल बहुगुणा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को सुंदर लाल, देखो ऑप्शन में आप सभी को सुंदर लाल बहुगुणा भी ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आप सभी को सुंदर लाल बहुगुणा में टिक मत मारना है, ठीक है। देखो सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, इसका सबसे लास्ट नाम है बहुगुणा। आप सभी को यही बात ध्यान रखना है, यही बात आप सभी को ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन क्या पूछा हम सभी से, ठीक है। पहले हम सभी को प्रश्न क्या पूछा, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा नहीं होगा, ठीक है, हेमवंती नंदन, ठीक है, हेमवंती नंदन बहुगुणा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है हेमवंती नंदन बहुगुणा, ठीक है। ये व्यक्ति अलग हैं और ये व्यक्ति अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, याद रखना आप सभी, ठीक है, नहीं तो पछताओगे, ठीक है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे, हेमवंती नंदन बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में, एक सेकंड, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताओ। बहुत ही खास क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। मालूम है आप सभी को संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, 2003 ईस्वी में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया, ये लो कौन सा प्रश्न पूछ दिया यार, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन बैंक उठा के देखना, ये सभी प्रश्न कितने बार पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए बोलता हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी अच्छे से क्वेश्चन को देख लो और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। चलिए 2003 ईस्वी में भारत नहीं अमेरिका, ठीक है, 2003 ईस्वी में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया, भारत पर, आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है, चीन पर, तीसरा ऑप्शन इराक पर, चौथा ऑप्शन नेपाल पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, मेरे को क्वेश्चन याद है, 9 नंबर में क्वेश्चन था, क्या था एक बार देख लेते हैं। 2003 ईस्वी में, ठीक है, याद आ गया, 2003 ईस्वी में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था, याद है आप सभी को, ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर इराक पर, ठीक है। 2003 ईस्वी में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, ठीक है, बमबारी स्टार्ट कर दिया था 2003 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था, बताओ। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1956 में, 1966 में, 1968 में, 1970 में, बताओ। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? मालूम है आप सभी को? 10 का राइट आंसर क्या हुआ जी? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी क्या? 10 जनवरी 1966 में, याद रखना, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, याद रखना, ठीक है। 10 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी 1966 में, ठीक है। चलिए यहां तक अगर आप सभी को क्वेश्चन आंसर, ठीक है, यहां तक अगर आप सभी को क्वेश्चन आंसर याद हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आप सभी के एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, 1917 ईस्वी में, ठीक है। एक सेकंड, सेटिंग गड़बड़ा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है 11 नंबर में, 1917 में, ठीक है। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? बहुत ही खास क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन, कार्ल मार्क्स, न्यूटन, क्या हो सकता है बताओ? अपने दिमाग पे जोड़ दो और सोचो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। आप सभी सोचते नहीं हो, ठीक है। देखो आप सभी जोड़ दो अपने दिमाग पे, ठीक है। अगर मान लो अगर दिमाग को स्थिर रखोगे तो दिमाग में जंग लग जाएगा, ठीक है, गुस्सा बढ़ जाएगा दिमाग में, ठीक है। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर लेनिन, ठीक है। देखो आप सभी क्वेश्चन बैंक का आंसर याद बिल्कुल मत करना, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन बैंक का आंसर, क्वेश्चन बैंक का जो आंसर दिया रहता है, ठीक है, उससे आप सभी आंसर बिल्कुल भी याद मत करना, ठीक है, क्योंकि गलत आंसर रहता है वहां पर, ठीक है। आप सभी अधिकतर जानकारी के लिए गूगल पे सर्च कर सकते हो या फिर चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन ने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, सौराष्ट्र किस राज्य का एक अंग है, बताओ। सौराष्ट्र किस राज्य का एक अंग है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, क्या हो सकता है बताओ? सौराष्ट्र किस राज्य का एक अंग है बताओ? मालूम है आप सभी को? 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? गुजरात का, ठीक है। सौराष्ट्र किस राज्य का एक अंग है? गुजरात का, ठीक है। सौराष्ट्र किस राज्य का एक अंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है गुजरात का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। चलिए हाँ, क्वेश्चन क्या 13 नंबर में क्वेश्चन है, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? ठीक है, अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर 2024 में। मालूम है आप सभी को? कमेंट करना, ठीक है। बहुत बच्चे को मालूम होगा, बहुत बच्चे को मालूम नहीं होगा, ठीक है। एक सेकंड 2024, ठीक है। 2024 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? नहीं, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, याद रखना, ठीक है। पीएम मोदी श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप सभी को पूछ भी सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ भी सकता है, ठीक है। क्वेश्चन था, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? बताओ। मालूम है आप सभी को? 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी ने, ठीक है। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? इंदिरा गांधी, ठीक है। बहुत पहले का क्वेश्चन है। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था, साइन किया था? इंदिरा गांधी ने साइन किया था, ठीक है। चलिए 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है देखिएगा। क्वेश्चन है, कांग्रेस ने, ठीक है, फार नहीं है, कांग्रेस ने किस प्रकार का साम्यवाद अपनाया? बहुत ही खास क्वेश्चन है। कांग्रेस ने किस प्रकार का साम्यवाद अपनाया? ठीक है, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर लेनिन का साम्यवाद, गांधी का सर्वोदय या फिर मार्क्सवादी? बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, कांग्रेस ने किस प्रकार का साम्यवाद अपनाया? ठीक है, इन चारों में इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, कांग्रेस ने किस प्रकार का साम्यवाद अपनाया? ठीक है, देखो मैं आप सभी को वीडियो को लास्ट में एक ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप सभी का 2025 के लिए कुछ ब्रेन खुल सकता है, ठीक है, दिमाग आप सभी का खुल जाएगा। ठीक है, कांग्रेस ने किस प्रकार का साम्यवाद अपनाया? ठीक है, 14 का सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। याद रखना आप सभी, ठीक है, नहीं तो पछताओगे। ठीक है, देखो आप सभी को मैंने बताया है, आप सभी को यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लाखों टीचर मिलेंगे। ठीक है, देखो सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, मेरा कुछ अलग तरीका है, दूसरे का कुछ अलग तरीका होगा। ठीक है, आपका जहां पर समझ में आता है, ठीक है, आपको जहां पर प्रश्न उत्तर समझ में आते हैं आप सभी वहां पर जाकर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? ठीक है, लोकदल, आम आदमी पार्टी, भाजपा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भाजपा तो ये नरेंद्र मोदी जो, ठीक है, जो पीएम मोदी है वो भाजपा से आए। ठीक है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? यही तो आप सभी को याद रखना है, आम आदमी पार्टी के। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल आम आदमी पार्टी के एक दल हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आम आदमी पार्टी। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। एक बार फिर से बोलता हूं, 25 बार बोल चुका हूं। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी दल के हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है क्या बोलते हैं 16 नंबर में, वर्तमान भारत के देश, ठीक है, वर्तमान भारत देश के प्रधानमंत्री किस दल के? ये लो, ये भी प्रश्न पूछ दिया, वर्तमान भारत देश के प्रधानमंत्री किस दल के हैं? ठीक है, लोकदल, आम आदमी पार्टी, भाजपा होगा। ठीक है, भाजपा होगा। ठीक है, बच्चे को मालूम है भाजपा। ठीक है, हमारा भाजपा कैसा हो? प्रधानमंत्री जैसा हो। ठीक है, वर्तमान भारत देश के प्रधानमंत्री किस दल के हैं? भाजपा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूरब बनाम, ठीक है, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? बहुत ही खास क्वेश्चन। पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? विश्व युद्ध से, शीत युद्ध क्या हो सकता है? ठीक है, तीसरा ऑप्शन है उत्तर शीत युद्ध दौर से। ठीक है, क्वेश्चन है 17 नंबर में, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? ठीक है, 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शीत युद्ध से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शीत युद्ध से हो जाएगा। ठीक है, पूरब बनाम पश्चिम का संबंध शीत युद्ध से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, विश्व महिला दिवस। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 1 जनवरी को नहीं, 8 मार्च को नहीं, 7 मार्च को नहीं, 5 मार्च को क्या हो सकता है? ठीक है, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना आपसे भी। ठीक है, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? बहुत ही खास क्वेश्चन है, योजना आयोग को तोड़फोड़ करके कौन सा आयोग बनाया गया था? मालूम है आप सभी को? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, क्या हो सकता है बताओ? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? वित्त आयोग। ठीक है, जी हाँ, 19 का सही आंसर नहीं हो, ऑप्शन नंबर ए होगा नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को बनाया गया था। ठीक है, याद रखना आप सभी। ठीक है, आप सभी याद नहीं रखते हो नहीं तो पछताओगे। ठीक है, आप सभी याद नहीं रखोगे तो आप सभी पछताओगे। ठीक है, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को बनाया गया था। ठीक है, चलिए यहां तक याद हो गया। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, समूर्ति सूची में कितने विषय है? ठीक है, करीब हम सभी 35-45 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, समूर्ति सूची में कितने विषय हैं? 50, 52, 92, 65। आप देखो, मैं आप सभी को यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं। देखो समूर्ति सूची में कितने विषय है? ठीक है, आप सभी 92 में टिक मारते हो। ठीक है, एग्जाम में आप सभी को ऑप्शन दिखाई देगा 92। ठीक है, ये ऑप्शन, ये आप सभी को ऑप्शन दिखाई देगा 92। ठीक है, ये गलत आंसर है। ठीक है, ये गलत आंसर है। समूर्ति सूची में कितने विषय हैं आप सभी को मालूम है? 52 विषय, 52। ठीक है, समूर्ति सूची में। ठीक है, भारत के समूर्ति सूची में, भारत के संविधान के समूर्ति सूची में कुल मिलाकर के 52 विषय हैं, याद रखना। ठीक है, बहुत बच्चे, ठीक है, मतलब 90% बच्चे गलती करते हैं 92 में। ठीक है, यानी कि 92 में टिक मारते हैं। ठीक है, आप सभी का गलत हो जाएगा, याद रखना, आप सभी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी समूर्ति सूची के समूर्ति सूची में कितने विषय हैं, अगर आप सभी 52 में टिक मारोगे तो 1 नंबर कोई माई का लाभ नहीं काट पाएगा, याद रखना आप सभी। ठीक है, चलिए मेरा काम आप सभी को सिर्फ बताना। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। समूर्ति सूची में कितने विषय हैं? समूर्ति सूची में कुल मिलाकर के 52 विषय है। ठीक है, चलिए 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? बताओ आप सभी, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? कॉफी अन्ना, या फिर बतूरस घाली, या फिर यू दांत। ठीक है, यू यात या फिर थाट। ठीक है, देखो ये जो यहाँ पर ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, यू आंत या फिर थाट, मैंने ब्रैकेट में थाट लिख दिया। ठीक है, देखो आप सभी को एग्जाम में यू यात भी दिखाई दे सकता है, यू यात। ठीक है, देखो आप सभी को ये भी दिखाई दे सकता है और ये भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, समझ गए आप सभी, यू यात भी दिखाई देगा आप सभी को एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, या फिर यू थाट भी दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आप सभी को जो दिखाई देगा, ठीक है, कोई एक दिखाई देगा आप सभी को उसी में टिक मार देना है। ठीक है, आप सभी का दोनों आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यू यात या फिर यू ठाट। ठीक है, बात दोनों का नाम एक ही है, बस किताब में अलग है और गूगल पे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मैंने गूगल से भी मिला के क्वेश्चन बनाता हूं। ठीक है, चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को याद हो गया। चलिए 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? बताओ। मनरेगा, ठीक है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो सकता है बताओ? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ठीक है, 22 का सही आंसर, जी हाँ 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, याद हो गया आप सभी को, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 23 नंबर में, दक्षेस का मुख्यालय कहां पर? ये लो यार, मैं क्या बोलूं, दक्षेस का मुख्यालय कहां पर है? बच्चे को मालूम है। ठीक है, मैं हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन को बताया हूं, दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है काठमांडू में। ठीक है, दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू। ठीक है, दक्षेस का मुख्यालय कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों?
23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, काठमांडू में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? बताओ, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1995 में, 1997 में, 2000 ईस्वी में, 1999 में? बताओ, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? बताओ, मालूम है आप सभी को? नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? बताओ। 24 का सही आंसर, जी हाँ, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1999 में। याद रखना आप सभी, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1999 में। ठीक है, 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए, याद हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, रुकिएगा, एक सेकंड, कहाँ गया पानी बोतल, हाँ, चलिए, क्वेश्चन है 25 नंबर में, भारत में, ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बच्चे को मालूम है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में? ठीक है, 1951 से 1952 में, दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन है 1954 में, चौथा ऑप्शन 1998 में। ठीक है, देखो यहाँ पर भी बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं आप सभी को कोई बात बोल रहा हूँ तो आप सभी अच्छे से सुन लो, नहीं तो पछताओगे। ठीक है, मैं आप सभी को कोई बात समझाता हूँ, ठीक है, उससे अच्छे से सुन लो, कोई यूट्यूब पर नहीं समझाएगा। ठीक है, बस पढ़ाते जाएगा, स्क्रॉल करते जाएगा। ठीक है, समझना आप सभी मेरी बातों को ध्यान से। भारत में प्रथम, ठीक है, हमारे प्यारे भारत देश में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? मालूम है आप सभी को भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? नहीं मालूम है। ठीक है, देखो आप सभी को ऑप्शन में दिखाई देगा 1951, ठीक है, 51 नहीं दिखाई देगा, 1952 दिखाई देगा। ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, देखो मैं आप सभी को सही आंसर बताता हूँ। ठीक है, आप सभी को भारत में प्रथम आम चुनाव अगर एग्जाम में दिखाई दे ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 1952, तो आप सभी को 1952 में टिक मारना है। ठीक है, आप सभी को 1952 में टिक मारना है प्रथम आम चुनाव में। ठीक है, अगर आप सभी को 1951 ऑप्शन दिखाई दे तो आप सभी को 1951 में ही टिक मार देना। ठीक है, अगर आप सभी को 1951 से 1952 दिखाई दे तो आप सभी को उसी में टिक मारना है। ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव, याद रखना आप सभी, भारत में प्रथम आम चुनाव, ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। याद रखना आप सभी। ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या, 26 नंबर में, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? बताओ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? बताओ। देखो ऑप्शन क्या आगे देखते हैं। ऑप्शन है सबसे पहला ऑप्शन 1949 में, दूसरा ऑप्शन है 1871 में, और तीसरा ऑप्शन है 1872, चौथा ऑप्शन 1873। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? मालूम है आप सभी को 26 का सही आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर भी बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं। ठीक है, जर्मनी का सबसे पहला एकीकरण 1871 में हुआ था। याद रखना आप सभी। ठीक है, मैंने आप सभी को इनसे पिछली वाली वीडियो में भी बताया था इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, मैंने आप सभी को इनसे पिछली वाली वीडियो में भी समझाया था। ठीक है, मैंने सोचा इस वीडियो में भी आप सभी को समझा देता हूँ। ठीक है, जर्मनी का पहला एकीकरण 1871 में हुआ था। ठीक है, अगर आप सभी को दिखाई दे सिर्फ और अगर आप सभी को क्वेश्चन पूछे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ठीक है, तो समझ लो पहला एकीकरण पूछा। ठीक है, अगर आप सभी को पूछे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था तो समझ लो आप सभी को जर्मनी का पहला एकीकरण कब हुआ। ठीक है, 1871 में टिक मारना है। ठीक है, अगर आप सभी को यह क्वेश्चन पूछ दे जर्मनी का दूसरा एकीकरण कब हुआ तो आप सभी को किस में टिक मारना है? किस में मालूम है आप सभी को? 1590 में। ठीक है, 1590 में, याद रखना आप सभी। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ देखो क्वेश्चन था 26 नंबर में, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, जर्मनी का एकीकरण 1871 होगा। ठीक है, याद रखना आप सभी। ठीक है, अगला 1571 नहीं होगा, 1971 होगा। ठीक है, 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, किससे, ठीक है, किससे सत्ता का सिद्धांत शास्त्रीय माना जाता है? ठीक है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्रीय माना जाता है? मालूम है आप सभी को 27 का सही आंसर क्या होगा? 27 नंबर में क्वेश्चन क्या, सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन को देखो। ठीक है, क्वेश्चन है 27 नंबर में, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्रीय माना जाता है? ठीक है, मालूम है आप सभी को प्लेटो, अरस्तु, रॉबर्ट हॉब्स, हीगल। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हॉब्स होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, रॉबर्ट हॉब्स। ठीक है, अच्छे से देख लो, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्रीय माना जाता है? रॉबर्ट हॉब्स को सत्ता का सिद्धांत शास्त्रीय माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर में, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? बताओ, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? शक्ति, अति शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, उपयुक्त सभी। ठीक है, परंपरागत सुरक्षा। ठीक है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? मालूम है आप सभी को 28 का सही आंसर क्या होगा? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा, यहाँ देखो समझाता हूँ, परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा नहीं सुरक्षा है। ठीक है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? ऑप्शन नंबर ए भी सही आंसर है, शक्ति संतुलन, ऑप्शन नंबर बी भी सही आंसर है, गठबंधन की राजनीति, और ऑप्शन नंबर सी भी सही आंसर है, सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर में, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? बताओ, बहुत ही खास क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, क्या हो सकता है? बताओ, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? ठीक है, 29 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स ने कहा था। याद रखना आप सभी। ठीक है,
किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। ठीक है, याद रखना ये सब क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन 30 नंबर में चलो, दोनों ठीक है, दोनों सदनों के, ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। दोनों सदनों, ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सबसे पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को देख लिए, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। दोनों सदनों की, ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे प्रश्न को नहीं देख पाए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो। ठीक है, उसके बाद आंसर को याद कर लेना। ठीक है, 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? ठीक है, भारत चीन के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? बहुत ही खास क्वेश्चन है, आपको ये सभी प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकता है। ठीक है, बस आप सभी को याद रखना है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? 1871, 83, 1983। ठीक है, 1871 नहीं है, 1971 है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन 1983, तीसरा ऑप्शन 1962, चौथा ऑप्शन 1953। ठीक है, भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? मालूम है आप सभी को? 31 का सही आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1962 में, याद रखना आप सभी। ठीक है, 31 का, ठीक है, 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1962 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? बताओ, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, क्या हो सकता है बताओ? भारतीय न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? बताओ, 32 का सही आंसर क्या हुआ? ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक साल की, ठीक है, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? ठीक है, एक साल में, ठीक है, एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? 2 अधिवेशन, 3 अधिवेशन, 4 अधिवेशन, 5 अधिवेशन। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, एक साल में, ठीक है, करीब एक साल में, जैसे 2023 से 2024 तक के बीच में विधानसभा में कितने अधिवेशन की आवश्यकता है? मालूम आप सभी को? कम से कम 2। ठीक है, कम से कम 2 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा। ठीक है, मेरे को मालूम है ये सभी क्वेश्चन आप सभी को पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप सभी को ये क्वेश्चन पूछ दिया तो आप सभी को टिक मारना है 2 अधिवेशन में। ठीक है, दो अधिवेशन में। ठीक है, अगर आप सभी को ऑप्शन में दिखाई देगा 2 से अधिक, तो आप सभी को 2 से अधिक में टिक मारना है, याद रखना आप सभी। ठीक है, एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेशन आवश्यक है? 2 से अधिक। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर आप सभी को ऑप्शन दिखाई देगा 2 से अधिक, तो आप सभी को उसमें टिक मार देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 34 नंबर में, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? किस तरह की कार्यपालिका है? ठीक है, निम्नलिखित में भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, और देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है बहु कार्यपालिका, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, मेरे अंदाज से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? ठीक है, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए भी होगा। ठीक है, 34 का सही आंसर ऑप्शन ए भी सही आंसर है। वास्तविक कार्यपालिका, ये भी सही आंसर है। और तीसरा ऑप्शन है बहु कार्यपालिका, ये भी सही आंसर है। ठीक है, लेकिन 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, याद रखना आप सभी। ठीक है, 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 35 नंबर में, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, लोकसभा में, ठीक है, यार प्यास बहुत लगता है। ठीक है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? 40, 84, 45, 46। ठीक है, 35 नंबर में क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? सांसदों की संख्या कितनी है बताओ? 35 का सही आंसर, जी हाँ, आप सभी का सही आंसर है 40। ठीक है, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या 40। ठीक है, चलिए देखो आज तक का क्लास यही समाप्त होता है। ठीक है, आज का क्लास यही समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को सारा प्रश्न उत्तर याद हो गया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को सारा प्रश्न उत्तर याद हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि उनका भी कुछ भलाई हो सके, इसलिए दूसरे का भलाई सोचो। ठीक है, अगर आप सभी दूसरे का भलाई सोचोगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आप सभी का भलाई कर देगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, समझ लो आप सभी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका। ठीक है, मैं आप सभी को यह बात भूल गया था, आप सभी को मैं एक बात बोलना भूल गया था, आप सभी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। ठीक है, आप सभी को इसी 3-4 महीना में बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक मिलते हैं हम सभी कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।